हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत मस्ती में हैं और हम लोगों ने क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। आप भी बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो भी बन सकते थे वो हमने किए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब एमोर्फस सॉलिड जो होता है उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो बचवा अरेंज ही नहीं होता है सही से। अरेंज होते हैं सिस्टमैटिक ढंग में, यानी रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं एकदम शॉर्ट मतलब रेंज के लिए। तो भाई साहब उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना उतना सही नहीं रहेगा ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती रहेगी जिसके वजह से हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में जो है उसके प्रॉपर्टी पर स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। अब हम लोग का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एकदम उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो रेगुलर मैनर में अरेंज होता है। इसी के लिए उसके प्रॉपर्टी को समझना परखना बहुत आसान हो जाता है ना। जैसे हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा यूनिट सेल, जिसमें हम उसका जो है यूनिट सेल का एज लेंथ के बारे में बात करेंगे, उसके डायगोनल के बारे में बात करेंगे। तो वो सारा जो प्रॉपर्टीज़ है क्रिस्टलाइन सॉलिड का उसको समझना हम लोग के लिए आसान हो जाता है, जिसके वजह से जो है हम उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड? बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड चार टाइप के होते हैं। पहला है आयोनिक सॉलिड, अगला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसका अगला है कोवेलेंट सॉलिड और चौथा है मेटेलिक सॉलिड। दरअसल मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने अभी जस्ट ये वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो में कुछ इशू आ गया, वीडियो का आवाज़ ही पूरी तरह से गायब हो गया। पूरा वीडियो लगभग 1 घंटा का वीडियो बना था, पूरे वीडियो का आवाज़ चला गया। इतना गर्मी है, एक तरह से रूम पूरा पैक है, पसीना से नहा जाता हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी जो है यार उसमें आवाज़ चला गया, तो मुझे फिर से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है डबल एनर्जी के साथ। तो समझ सकते हो, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो बच्चों मुझे क्षमा करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4 टाइप होता है, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और अगला है मेटेलिक सॉलिड। समझ में आया? अब हम आयोनिक सॉलिड के बारे में बात करते हैं बच्चों। क्या है आयोनिक सॉलिड? कि वैसे सॉलिड जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन से मिलकर बने होते हैं उसी को आयोनिक सॉलिड बोला जाता है। आयोनिक नाम से ही सजेस्ट हो रहा है आयंस से मिलकर बने होंगे, वैसा सॉलिड जो आयंस से मिलकर बना होगा उसको आयोनिक सॉलिड बोलेंगे। गॉट इट? लेकिन बच्चों इसमें एक बात याद रखना क्या है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयंस मिलके बनते हैं ये आयोनिक सॉलिड। अकेला ऐसा नहीं कि अकेला पूरा पॉजिटिव आयन ही जो है आयोनिक सॉलिड बना दिया, ऐसा नहीं। दोनों आयंस रहना बहुत आवश्यक है, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन, तभी तो भाई साहब ये आयोनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हम एग्जांपल में बात करेंगे NaCl, क्योंकि आयोनिक सॉलिड कैसे बनते हैं? जब मेटल और एक नॉन मेटल आपस में मिलेंगे तब जाके आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल रहेगा तभी आयोनिक बॉन्ड बनेगा बच्चों, या आयोनिक सॉलिड बनेगा। समझ में आया? तो मेटल क्या करते हैं? पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं और नॉन मेटल निगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। इसी के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयंस मिलकर आयोनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो आयोनिक सॉलिड होता है ना उसमें जो है आयोनिक बॉन्डिंग होती है। समझ में आया? आयंस जो होते हैं उसके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग होती है। एक्चुअल में आयोनिक बॉन्डिंग होती नहीं है, वो एक फोर्स होता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अगला है हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। जाहिर सी बात है आयंस जो आयोनिक सॉलिड होते हैं उसका जो मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें तो वो 700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जाहिर सी बात है कि हार्ड तो होगा ही ना, और हार्ड के साथ ब्रिटल होता है। ब्रिटल बात करें तो मतलब उसको अगर आप उसके एक्सिस के अलोंग, यानी आप उसको प्लेन के अलोंग काटोगे ना, कट करोगे तो कट भी जाएगा वो, क्योंकि वो हार्ड होता है फिर भी वो कट जाएगा, उसी को ब्रिटल बोलते हैं। अगला बात है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है 700 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी मैंने जस्ट बताया 700 डिग्री अप्रोक्स में आयोनिक सॉलिड। तो हाई मेल्टिंग है ना, ज़्यादा मतलब टेम्परेचर लग रहा है मेल्ट करने के लिए, इसी के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है।
पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। अरे भाई साहब ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इसको आप नोट करें, क्योंकि अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में तो आयोनिक सॉलिड जो होते हैं सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होते हैं। हीट, थर्मल मिस होता है बाबू, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर हम बात करें जैसे NaCl की बात करें तो इसके बीच में एक बॉन्ड है जिसमें ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो इसके बीच में एक बॉन्ड काम करता है, एक आयोनिक बॉन्ड है। सॉलिड स्टेट में ये बॉन्ड क्या होते हैं कि एक साथ होते हैं, यानी ये दोनों आयंस जो होते हैं एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। तो भाई आयंस क्या है यहाँ पर देख रहे हो, आयोनिक सॉलिड में जो आयंस बने हुए हैं NaCl में जो आयंस है वो क्या एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए हैं, छोड़िए नहीं रहे हैं। अब पकड़ के बैठे हैं तो भाई साहब अब आयंस फ्री ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन ढो के ले जाएगा? समझ में आया ना? आयंस अगर फ्री रहेंगे तभी तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को धो के ले जाएंगे। अभी तो यहाँ आयन एक दूसरे से गुप्पी गुप्पी लड़ रहा है, अपना काम में लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो अपना काम बना रहा है, तो एक दूसरे को पकड़ के बैठा है, तो आयंस अभी फ्री नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको अगर हम मोल्टेन स्टेट में ले जाएं, अगर हम इसी को अगर मोल्टेन स्टेट में ले जाए तब ये क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। यानी यहीं पर अगर हम इसको हीट दें आयोनिक सॉलिड को और पिघला दें तो पिघलाने के बाद क्या होगा? ये यहाँ पर वाला जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगा, तो यहाँ पर जो आयंस है वो फ्री हो जाएंगे। आयंस जो फ्री हो जाएंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी को ढो सकते हैं, क्योंकि अगर फ्री आयंस रहे तभी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? फ्लो करवा सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मोल्टेन स्टेट में यानी वो मेल्ट होगा जब आयोनिक सॉलिड, तब यानी आयंस क्या होंगे? फ्री होंगे, और हैंस उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे और उसके साथ साथ हीट भी कंडक्ट करेंगे। गॉट इट? और अगर हम आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल जानना चाहें तो NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, PbS लीड सल्फाइड, देख रहे हो ये सारा आयन से मिलके बना है। जैसे अगर हम बात करें NaCl तो NaCl जो है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन से मिलके बना है। KCl का बात करें तो K पॉजिटिव और Cl निगेटिव से मिलके बना है। PbS लीड का बात करें, लीड सल्फाइड का बात करें तो Pb2 प्लस और S2 माइनस ये आयन से मिलके बना है। तो यहाँ पर जितने सारे देख रहे हो ये सारे क्या है? आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल है, क्योंकि ये आयन से मिलकर बने हैं, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन से मिलकर बने हैं। गॉट इट बच्चों? ओके, तो ये हम आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों कि टाइप ऑफ सॉलिड विच इन विच मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। समझ में आया? यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं। उस टाइप के सॉलिड को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल में आइस, बर्फ जो होता है वो क्या एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, उसका एग्जाम्पल है। हम आगे बात करेंगे वैसे बर्फ पर, आइस पे। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें ना बच्चों तो ये तीन टाइप के हो जाते हैं। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर अगला होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसका अगला होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो भाई साहब पहले आप क्या करो, इसको नोट कर लो। तो हम सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो बच्चों, जल्दी से कर लो। तो देखिए बच्चों अब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें उसके बीच में क्या है, लंडन फोर्स काम करते हैं। ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल्स हुआ और दूसरा मॉलिक्यूल्स हुआ, उस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? लंडन फोर्स, या उसी को वीक वेंडर वाल फोर्स कहते हैं। आपको मैं बता दूं, ये एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल्स ये रहा। ठीक है,
इस मॉलिक्यूल्स के बीच में, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है इस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको बोलते हैं लंदन फोर्स या वीक वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, लंदन फोर्स। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये जो लंदन फोर्स होता है बहुत ही वीक फोर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही वीक फोर्स होते हैं। अब इसी चीज़ के कारण जो है इसके अंदर जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी होती ही नहीं है। ठीक है ना, पोलैरिटी नहीं होती, यानी चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, कोई पोलैरिटी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। अगला है कि ये भाई साहब सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। अगला है लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? लो होता है, बहुत ही लो होता है। अब पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यानी इसके अंदर जो हीट है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो भाई नहीं करता है। गॉट इट? अब इसका एग्जांपल हाइड्रोजन है, H2 है, Cl2 है, I2 है। समझ में आ रहा है? जैसे I2 का बात करें तो I और I, यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना है। एक और I और I के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इस दोनों के बीच में जो यहाँ पर फोर्स काम करेगा वो होता है लंदन फोर्स। गॉट इट बच्चों? समझ में आया? जैसा कि आप यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में आप क्या देख रहे होंगे कि आयोडीन और आयोडीन का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स है और उसका जो अगला मॉलिक्यूल्स है, उन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, वो है लंदन फोर्स। गॉट इट बच्चों? ओके, H2, Cl2 और I2 इसका एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत? तो यही था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बच्चों। तो याद रखिए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स वर्क कर रहा होता है। कैसा फोर्स बच्चों? याद रखिएगा इस बात को। डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है? काम करता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में लंदन फोर्स या उसी को वीक वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं, वो काम कर रहा होता है नॉन पोलर में। पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्स काम कर रहा होता है, और जिसके वजह से इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोलैरिटी आ जाती है। ये क्या आ जाती है? इसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है, और जिसके वजह से जो है, ये देखिए हम HCl का बनाए, HCl ट्विन 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 HCl, बीच में बॉन्ड है, ट्विन 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 HCl। अब हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर चार्जेस है, जिसके वजह से देखिए यहाँ पे चार्ज दिख रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और इसी के वजह से यहाँ पर जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है? पोलैरिटी आ जाता है। ठीक है, गॉट इट बच्चों? और यह जो है सॉफ्ट होता है, ये भी क्या होता है? सॉफ्ट होता है। इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मॉडरेट होता है। लेकिन बात करें तो हमारा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। ठीक है, समझ में आया? ये देखिए, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, लेकिन इसका मॉडरेट होता है। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों। अगला है पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये भी जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करता है बच्चों। गॉट इट? अगला बात करते हैं, इसका एग्जांपल है सॉलिड SO2, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड और सॉलिड अमोनिया। ये सारा किस चीज़ का एग्जांपल है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। और HCl का बता ही दिए, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है, पोलैरिटी के कारण पोलैरिटी आ जाता है, जिसके वजह से अब चार्जेस हैं, जिसके वजह से यहाँ पर ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। और इसी के वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। देख रहे हैं, यहाँ पर वर्क कर रहा होता है, यहाँ पे देख रहे हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। गॉट इट बच्चों? यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो है H और Cl के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है। समझ में आया? तो आप इसको जल्दी से छाप सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए, नॉन पोलर हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर पोलर भी हो गया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। ठीक है, पहले आप इसको छाप ले। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसमें
वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसा होती है बाबू, कैसा बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समझ में आया? जैसे आइस, बर्फ के बारे में हमें आगे बताएंगे अभी। अब मॉडरेटली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसके अंदर जो है मॉडरेटली क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है इसके अंदर? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उस दोनों से ज़्यादा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अगला बात करें पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये भी क्या है? इसका भी जो है कंडक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा वीक है। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी और ना हीट फ्लो कर पाएगी। एग्जाम्पल में आइस बात कर ले, ड्राई आइस बात कर ले, और अगर हम इसी के लिए जानते हो ड्राई आइस जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग आग बुझाने में भी करते हैं। जैसे CO2 बात करें तो उसका तो आग बुझाने में ही तो काम आता है। ओके, क्योंकि ड्राई आइस को हम CO2 ही तो बोलते हैं बाबू। गॉट इट? हाँ। अच्छा, एक और बात, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन जो है ना फोन, FON, फोन के साथ मतलब बॉन्ड बना सकता है। यानी F बोले तो यहाँ पे बता देता हूँ, F बोले तो फ्लोरीन, F बोले तो फ्लोरीन, O बोले तो ऑक्सीजन, N बोले तो नाइट्रोजन। इन्हीं सारे एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बना सकती है। गॉट इट बच्चों? तो जैसे देखिए यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना। ठीक है, फिर देखो ट्विंग, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना। तो हाइड्रोजन पर क्या होता है भाई साहब? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में? और यहाँ पर जो बॉन्ड देख रहे हैं भाई साहब, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, ये यही बॉन्ड तो है हाइड्रोजन बॉन्ड। यही बॉन्ड क्या है? यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। गॉट इट? ये बात तो हो गई HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड में इस तरह से बॉन्डिंग होती है। अगर हम आइस में बात करें बच्चों, आइस यानी बर्फ में, तो कैसे होता है वहां भी मैं बता देता हूं। किधर बता दूं? इधर बता दूं? इधर बता देता हूं। चलो इधर जगह क्या होता है यहाँ पे आइस में बता रहा हूँ। ये ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीजन को आप इधर कर लो, ये रहा ऑक्सीजन और इधर रहा हाइड्रोजन, इधर रहा हाइड्रोजन। आप देख रहे हो यहाँ पर हाइड्रोजन है, टुई, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। देखिएगा यहाँ पे बॉन्ड बना टुइया, यहाँ पे बॉन्ड बना टुइया। आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये यही होता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो कि बर्फ के अंदर होता है। ठीक है, जब बर्फ यानी जब अगर वाटर सॉलिडिफाई होता है तब क्या होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर बन जाती है। यानी ये जो इंडिविजुअल यहाँ पर, ये जो इंडिविजुअल यहाँ पे देख रहे हो, ये जो इंडिविजुअल वाटर का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देख रहे हो, ये इंडिविजुअल वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर देख रहे हो, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बॉन्ड जो बन गई है, यही बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में बन गई है। तो इस तरह का जो बॉन्ड होगा, यानी इस तरह का जो सॉलिड होगा, उसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं, जैसे में बर्फ होता है। समझ में आया बच्चों? आप इसको छाप सकते हो, जल्दी से छाप लो। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है। भाई साहब, कोवेलेंट सॉलिड का बात करें तो नॉन मेटालिक टाइप सॉलिड होता है। कोवेलेंट सॉलिड को हम नॉन मेटालिक टाइप सॉलिड भी बोलते हैं, क्योंकि भाई साहब कोवेलेंट सॉलिड में जो है डायरेक्ट बोलो तो पूरा नॉन मेटल ही होता है। यह नॉन मेटल से ही मिलके बना होता है। अब नॉन मेटल से मिलके बना है, इसी के लिए इसको नॉन मेटालिक टाइप सॉलिड बोलते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं, तभी तो बनता है ना कोवेलेंट बॉन्ड।
और कोवेलेंट बॉन्ड किस में बनता है? कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट सॉलिड में बनता है। समझ में आया? तो वही बात है कि कोवेलेंट सॉलिड जो है पूरी तरह से नॉन मेटल से मिलकर बनता है, इसी के लिए इसको नॉन मेटालिक टाइप सॉलिड भी बोलते हैं बच्चों। ये तो क्लास 10th का बात था, तो आपको पता ही होगा। अगला बात कीजिए कि कोवेलेंट बॉन्ड, वैसे ही बताया हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है वो बनती कब है? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जब दो एटम, ये देखिए, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये दोनों एटम अपना क्या किया? इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर देता है, साझा कर लेता है एक दूसरे के साथ, तब वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, अब कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जो एटम्स होंगे उसके बीच में जो कैसा बॉन्डिंग होगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती कब है? जब शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है जो दो एटम के बीच में, और वो दो एटम कैसा होगा? नॉन मेटेलिक एटम होगा। दो नॉन मेटेलिक एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड भी क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, हार्ड सॉलिड होते हैं। और ये भी क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब तो हमने पहले ही बता दिया कि उसको प्लेन के अनुसार काटो, हार्ड तो होंगे लेकिन उसके प्लेन के अनुसार काटो तो उसको कट भी कर सकते हो आप। अगला, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये बात तो मानना पड़ेगा। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हार्ड होता है। दे ऑलवेज फॉर्म जेंट मॉलिक्यूल्स। अब जेंट मॉलिक्यूल्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे नॉन मेटल्स आपस में जुड़ कर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन शेयर कर करके एक लार्ज नेटवर्क बना देते हैं। अब लार्ज नेटवर्क बन जाता है, इसी के लिए ये जो है बहुत सारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने लगता है, बहुत ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शनल नेचर है। कैसा नेचर का होता है ये कोवेलेंट सॉलिड? डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, इसी के लिए इसके जो मॉलिक्यूल्स है, सॉरी, इसके जो एटम्स है वो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके लार्ज नेटवर्क बना देते हैं, और जिसके वजह से ये जेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। गॉट इट बच्चों? यस। एग्जाम्पल में तो बहुत प्यारा एग्जाम्पल है डायमंड, जो सब पाना चाहता है कि काश मेरे पास डायमंड होता, उसको बेचकर बहुत सारा पैसा लेते और ऐश करते लड़कियों के साथ। अब अगला हो गया ग्रेफाइट। ये दोनों क्या है? कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। अब ये जो है ना, जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, अधिकतर कोवेलेंट सॉलिड बहुत मतलब 99.9% जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी वो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा, ना हीट फ्लो हो पाएगा। ठीक है, अब क्यों नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? घुसना पड़ेगा इसके अंदर। तो अगर हम डायमंड का स्ट्रक्चर पहले पढ़ें, पहले हम डायमंड के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो डायमंड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको डायमंड में घुसना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है। कैसा होता है भाई? टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है। कैसा, मैं बताता हूँ। ये एक कार्बन है, ट्विन, इसके एलोंग एक और कार्बन इस तरह से यहाँ पर जुड़ा रहेगा, फिर इधर एक कार्बन जुड़ा रहेगा, ठीक है, फिर एक इधर जुड़ा रहेगा एक कार्बन, ट्विन, एक कार्बन यहाँ जुड़ा रहेगा, ट्विन। यही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है। अब ये कार्बन का एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन था, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4 पुर गया। ये अगर कार्बन है, ये अगर कार्बन, देखिए ये अगर कार्बन है तो इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। वैसे तो इसका 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। ठीक है, अब जिसके वजह से देखिए ये यहाँ पर जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यह, और इस तरह से आप यहां पर देख रहे हो कि यह टेट्राहेड्रॉन की तरह स्ट्रक्चर बना के दे रहा है। और यहां पर जो बॉन्ड एंगल देख रहे हो, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है बता दूं आपको, वो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, यानी 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है इस दोनों के बीच में। और यहाँ पर देख रहे हो कि एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा है,
और 4 बॉन्ड बनाने के कारण कब बनता है, जब चारों इलेक्ट्रॉन, अब जानते हो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जिसकी वजह से ये 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड ही कैपेसिटी बनाने का, तो 4 बॉन्ड बना रहा है तो चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हो गया, जिसी के लिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है बच्चों, यहाँ पे मैं बता दूं, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होता है, वो हो जाता है sp3। और यही हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाने की वजह से भाई साहब ये डायमंड जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बता देता हूं, ड्यू टू sp3 hybridization of diamond, no any electron is free to conduct electricity। डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भाई साहब sp3 है, एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया है। तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी को कौन ढो के ले जाएगा, कोई नहीं। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाने की वजह से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर फ्री, सारा एकदम बिजी है। और सारा बिजी है, इसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी डायमंड कंडक्ट नहीं करता है। बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। अब तो पता चला ना कि डायमंड जो है बैड कंडक्टर क्यों होता है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और चारों इलेक्ट्रॉन देखिए बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया है, तो घंटा पर से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, घंटा पर से। तो इसीलिए जो है डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो ये तो स्ट्रक्चर डायमंड का था, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है। जल्दी से आप इसको छाप सकते हो। उसके बाद हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जल्दी से छाप लो। चलिए, आपने इसको लिख लिया होंगे, अब हम इसको मिटाते हैं और जल्दी से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई साहब। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। देखिए भाई साहब, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसी के लिए मैं इसको यहाँ पर स्पीड कर देता हूँ। ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन, ये रहा चौथा कार्बन, ये रहा पांचवा कार्बन, ये रहा छठा कार्बन। फिर वही तरह से ट्रेंड अपनाना, ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन। उई 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 घुचड़ू घुचड़ू, उई 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 घुचड़ू घुचड़ू। देखिए बन रहा है ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, उई उई घुचड़ू। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये दोनों सीट है, यहाँ पर उई एक कार्बन, चलो उई एक कार्बन बन गया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत वीक सा, बहुत कमज़ोर सा, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पर बच्चों, ठीक है, जिसको वीक वैंडरवाल फोर्स कहते हैं, जिसके वजह से ये दोनों सीट जो है ना, ये दोनों ग्रेफाइट का सीट देख रहे हो, एकदम एक दूसरे को पकड़ के रखता है, ठीक है, गॉट इट। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बात करें तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। देख ही तो सकते हो, ये दोनों सीट का हेक्सागोनल ही तो है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो एक कार्बन है, यहाँ पर ये 3 ही बॉन्ड बनाया है। ये देखिए, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, तीसरा यहाँ बनाया, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है, जो कि यहाँ पर बैठा है इस तरह से। फिर यहाँ पर देखो, ये वाला कार्बन, जो ये वाला कार्बन की बात करें तो ये एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, खाली है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 ना होता है कार्बन का, एक खाली है। कहीं का भी देख लो, यहाँ पर देखो, ये कार्बन का, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली। और वही चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को बैठाएगा और चल देगा। चलो भाई, इलेक्ट्रिसिटी को बैठाएगा, चल देगा, इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये फ्री है। यहाँ पर ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और यहाँ पर अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन का बात करें तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन
इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। और देखिए 3 ही बॉन्ड तो बन रहा है, ये देखिए, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और इसी के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अच्छा, एक और बात, ये देखिए, ये एक सीट है ग्रेफाइट का, ये दूसरा सीट है। पहला और दूसरा सीट, ग्रेफाइट के दोनों सीट के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, बता देता हूं, वो होता है 334 पिकोमीटर। 334 पिकोमीटर, याद रखिएगा इस बात को। कंपटीशन में जेई में ये क्वेश्चन आ सकता है। 334 पिकोमीटर है एक ग्रेफाइट से दूसरे ग्रेफाइट के सीट में, ठीक है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, ये बात याद रखिएगा। कोई दिक्कत? और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, याद रखिए बच्चों। ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट, ड्यू टू sp2 hybridization of graphite, 1 electron is free to conduct electricity, conduct heat and electricity। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, देख रहे हैं बैठा हुआ है आराम से, एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, कंडक्ट करता है, हीट को भी, ठीक है। तो ये बात था, और इसलिए जो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसी कारण से होता है। समझ में आया बच्चों? तो आप जल्दी से छाप लो आप इसको, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, आप जल्दी से इसको छापिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपने लिख लिए होंगे, पहले हम इसको मिटाते हैं, और लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, जो कि है मेटेलिक सॉलिड। उसको हम देख लेते हैं, क्या होता है मेटेलिक सॉलिड, वो देख लेते हैं। ला 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 ला, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड वैसा सॉलिड होता है बच्चों जिसमें मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग बनती है, यानी वैसा सॉलिड जिसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग बने, मेटेलिक सॉलिड होता है। क्या? यानी इसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा? मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड बनता है। अब जाहिर सी बात है ये बहुत हार्ड होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत अच्छे से फ्लो करता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम बताएंगे कि क्यों गुड कंडक्टर होता है, अभी हम बताएंगे कि क्यों गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है यह हमारा मेटेलिक सॉलिड। एग्जाम्पल बहुत सारा, आयरन वगैरह, जैसे हम पहले आयरन ही ले लेते हैं। आयरन का कुछ बातें हैं जो अभी आपको बतानी है मुझे। जैसे हम आयरन की बात करें, Fe, ये जो आयरन है इसका अगर हम EC यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे बच्चों, इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे तो कैसे करेंगे? कैसे होगा बच्चों बताओ? 3p6 और 4s2, यही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है कि ये सारा ट्रांजिशनल एलिमेंट है, तो जितने सारे ट्रांजिशनल मेटल या एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन और प्लस में आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों जो है बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पर 2, 6 + 2 = 8 इलेक्ट्रॉन जो है आयरन में क्या होता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। आया दिमाग में घुसा कुछ? तो अगर हम आयरन की बात करें तो देखिए हम यहाँ पर एक गजब का चीज़ बताते हैं। Fe, यहाँ पे एक और 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 Fe। अब काफ़ी है। अब ये FeH, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या
यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में भाग ले रहा है डी ऑर्बिटल और यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसका 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। अब हम आपको एक नया चीज से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, दैट इज कर्नल। कर्नल, अब कर्नल क्या होता है? कर्नल होता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन प्लस में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कर्नल क्या होता है? इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है। और अगर हम ओवरऑल चार्ज बात करें कर्नल पर क्या होता है तो वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इनर सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 माइनस कर दीजिए, 8 तो यहाँ पर आ गए बाहर में, तो 26 में से 8 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18। और प्लस में न्यूक्लियस तो 26 ही होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 26 ही होंगे, प्रोटॉन थोड़ी ना लॉस हो सकता है। तो ओवरऑल ये 26 प्रोटॉन और ये 18 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा कर्नल पे? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कर्नल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो देख रहे हैं ये क्या है? इसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का समुद्र है यहाँ पर। और यही इलेक्ट्रॉन के समुद्र के कारण यहाँ पर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। अब देख रहे हैं इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने बनाए ने बहुत सारे कर्नल्स यहाँ पे बना सकते थे। कर्नल्स तो यहाँ पर बहुत सारा बन सकता है, और इतना सारा कर्नल्स बनता है, बहुत सारा कर्नल्स देख रहे हैं तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा चारों ओर, और एक तरह से ना समुद्र हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र, यानी इलेक्ट्रॉन एक तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्री। और बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट होती है बच्चों। समझ में आया? हाँ, तो ये बात होती है यहाँ पे आयरन के केस में। समझ में आया? ओके। अब अगर हम बात करें कि अगर भाई साहब इसको हम हीट करेंगे ना, अगर हम आयरन को हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो इसका कंडक्टिविटी जो है, इसका जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये एक सवाल बन जाता है। तो क्या होता है ना कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले 1 मिनट थोड़ा पसीना पोंछ लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है? गर्मी है, पंखा चल रहा है फिर भी यार गर्मी लग रहा है, ठीक है? थोड़ा देर इंतज़ार दे दीजिए मुझे। हाँ, क्या होता है कि अगर आयरन को आप हीट दोगे तो क्या होता है? कंडक्टिविटी शुरुआत में इनिशियली क्या होता है? इनिशियली इंक्रीज करता है, लेकिन बाद में लेटर जाके, मतलब बाद में जाके क्या हो जाता है? घटने लगता है। क्यों घटने लगता है? तो बहुत ज़्यादा हीट दे देने की वजह से यहाँ पे ये कर्नल जो है, कर्नल अपने जगह से दूर भागने लगते हैं ना, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। अब जितना ज़्यादा हीट दोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स से आएगी, और जिसके वजह से ये अपने जगह से इधर उधर हिलने लगते हैं और अपना पोजीशन जो है छोड़ देते हैं। और अपना पोजीशन छोड़ देने की वजह से ये कर्नल और ये कर्नल फिर ये कर्नल आपस में मतलब पास आ जाते हैं, और पास आ जाने के बाद रिपल्सन चालू हो जाता है, और रिपल्सन चालू हो जाने के बाद ये जो सिस्टम था वो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्टर्ब कर दे रहे हो ना, हीट दे के इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। अब कोई आदमी अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या वो घूमने जाता है क्या? बताओ, नहीं ना जाता है, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है तो वो सोता है भर दिन। वही बात यहाँ है, आप ये इलेक्ट्रॉन्स को और कर्नल को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिए हो। इसी के लिए शुरुआत में तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन लेटर ऑन जाके, बाद में जाके जो है ये कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा घट जाती है, क्योंकि आप तो इसको डिस्टर्ब कर दिए, इसके जगह से इसको हटा दिए। तो ये कारण होती है। तो आई थिंक आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कर्नल क्या होता है, ये सारा चीज़। ट्रांजिशनल एलिमेंट भी आपको समझ में आया होगा कि ट्रांजिशनल एलिमेंट जो होते हैं उसका डी ऑर्बिटल और आउटर मोस्ट सेल दोनों वाले इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मेटालिक सॉलिड था जो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों? तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो इसका आप जल्दी से।
ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपने इसको बहुत अच्छे से नोट कर लिए होंगे और आज का लेक्चर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आज का लेक्चर कैसा रहा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। और इससे पिछला जो भी वीडियो हो चुका है वो वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये इस वीडियो का अगर आप नोट्स चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जितना भी लेक्चर्स हो चुका है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से वीडियोज़ बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। वीडियोज़ 1 पे पढ़ोगे, फिर वीडियो 2 पे आओगे, वीडियो 3, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।